नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। यानी कि तीसरी बार लगातार हरियाणा प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई हो और उस सरकार के अब, या यूं कहें कि नायब सरकार के अब 100 दिन पूरे हो गए हैं। और इस मौके पर सरकार ने 100 दिन की अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। हालांकि विपक्ष जरूर ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने 100 दिन के अंदर कोई काम नहीं किए। आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बाकायदा ये तमाम काम गिनवाए गए हैं जिन कामों को नायब सरकार ने पूरा किया है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई हो और उस सरकार के 100 दिन पूरे हुए तो सरकार ने लेखा जोखा भी पेश किया है। तो आप कैसे देखते हैं इनको? सर्वप्रथम तो सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार को अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आज हरियाणा के एक बड़े दिग्गज नेता जो मैम से 4 बार विधायक रहे अन सिंह दांगी जी का भी जन्मदिन है। उनको भी जन्मदिन की अपनी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और परमात्मा से उम्मीद रखते हैं कि वो स्वस्थ रहें और खुशी रहें, खुश रहें। तो राठी साहब, जब 100 दिन पूरे हुए हैं तो इन कामों को आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार ने आज पूरा लेखा जोखा पेश किया, कई मंत्री सामने आए। जहां तक सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि में मान करके चलता हूं कि जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने पाई है। और वो उपलब्धि ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल चुनाव से पहले लोग मान करके चल रहे थे कि कहीं न कहीं उस निराशा को, उस विरोध को इस सरकार ने कम किया है। आम जनता के अंदर ये सरकार लोकप्रिय रही है इन 100 दिनों के अंदर। और जिस प्रकार के फैसले इन्होंने लिए हैं, वो फैसले चाहे वो किसान के हितार्थ हों या बेरोजगार के हों, या बच्चों को रोजगार देने की कोई बात आई हो, या जिस प्रकार से मोदी जी का एक वादा था कि 70 साल से ऊपर के हिंदुस्तान के जितने बुजुर्ग होंगे, चाहे उनकी एनुअल इनकम कितनी ही क्यों ना हो, उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा और 5 लाख तक का फ्री इलाज कि हर व्यक्ति 70 साल से ऊपर का मेरे देश का नागरिक प्राप्त वो सुविधाएं ले पाएगा। तो इस प्रकार के जो फैसले रहे हैं, बहुत ही सराहनीय फैसले नायब सिंह सैनी जी की सरकार के अब तक के 100 दिन के कार्यकाल के रहे हैं। राठी साहब, जिस तरीके से बीजेपी ने वादे भी किए थे कि उन्होंने डायलिसिस फ्री किया है अस्पतालों में, कि कोई पैसा नहीं लगेगा, जो सीईटी पास युवा हैं उन्हें 9,000 रुपए की बात हो, या इसके अलावा एससी का वर्गीकरण हो, इस तरीके के जो तमाम बड़े फैसले हैं बीजेपी ने लिए हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी ने 100 दिन पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। देखो, ये तो राजनीतिक दलों का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। और इस प्रकार से अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, प्रशंसा करने लग जाएंगे, तो फिर जनता के बीच में ये भी होएगा कि भाई ये तो उनकी प्रशंसा ही कर रहे हैं, फिर विरोध कौन करेगा, आगे मत कैसे मानेंगे। लेकिन इस प्रकार के फैसलों की तारीफ तो खुद जो विपक्ष आज कर रहा है कि उन्हीं के विधायक कर रहे हैं। जैसा 2 दिन पहले हमने वीडियो में चर्चा की कि गोकुल सेतिया सिरसा से विधायक भाई शैली चौधरी जी नारायणगढ़ से विधायक, सीएम के हल्के से, और वो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं कि अच्छा काम सरकार कर रही है और हम काम के लिए मिले तो हमारे काम के जो पॉजिटिव रिस्पांस मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। गोकुल सेतिया ने तो यहाँ तक कहा कि जितना सम्मान मुझे नायब सैनी ने दिया, इतना सम्मान मुझे किसी ने नहीं दिया। भरे मंच के ऊपर कहा है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहा है। और इसी प्रकार का शैली चौधरी का बयान है कि मैं तो काम पड़ेगा तो सीएम के पास जाऊंगी, और बड़े अच्छे आदमी है, मैंने तो मिल के देखा, और काम के लिए सकारात्मक संदेश उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार की बातें तो विपक्ष का तो काम है, देखो राजनीति उनको भी करनी है अपनी, ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन ज्यादातर जो फैसले आए, जिस प्रकार से सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया 24,000 बेरोजगारों को लिस्ट जारी करके शपथ वाले दिन, और उनको एक लिमिटेड समय के अंदर ज्वाइनिंग दी। और ज्वाइनिंग के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री जब उनसे सीधे पंचकुला के अंदर बात कर रहे थे, पटवारियों की विशेषकर मैं बात करूं, तो उन्होंने
स्पेशल एक मैसेज दिया कि जब आप बिना खर्ची बिना पर्ची के जब आपको रोजगार मिला है, तो मैं उम्मीद आपसे ये करता हूं कि आप सरकार का भरोसा मत तोड़ना। अपने कार्यालय के अंदर जो भी व्यक्ति आपके पास काम आए, सम्मान से आदर से आप उसकी बात को सुने और काम को करें। और एक तरह से उन्होंने ये भरोसा भी पटवारियों से लिया कि जो तुम्हारी मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे, लेकिन अननेसेसरी जनता को तंग ना किया जाए, क्योंकि सरकार का कर्मचारी ही एक तरह से आईना होता है सरकार के रूप में, कि आप स्वयं सरकार का एक पार्ट हो। अगर आप अच्छा काम करोगे तो जनता के बीच में सरकार की छवि भी अच्छी तरह से पेश होगी। और पटवारियों ने आश्वासन तो दिया है, कितना वो अपनी सार्थक भूमिका निभा पाएंगे भविष्य में, वो भविष्य के गर्व की बात है। अच्छा, सीएम साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक बात ये भी कही कि अब बिना पर्ची बिना खर्ची के, जैसे अभी बात कर रहे थे कि हम बिना पर्ची खर्ची के हमने रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि पहले नेताओं के चक्कर लगाकर रोजगार मिलता था, अब फ्री में रोजगार मिल रहा है। तो क्या ये भी एक बड़ी उपलब्धि है? बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो एक चीज आपको लेटेस्ट जानकारी दूं, गुड़गांव के अंदर एक अभी कार्यकर्ता मीटिंग का हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो, राव नरबीर सिंह ने की। तो राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुड़गांव का मैं ऐसा इकलौता मंत्री हूं कि मेरे पिताजी कैबिनेट के मंत्री रहे थे, या 4 बार मैं एमएलए बना हूं तो चारों बार मैं कैबिनेट का हिस्सा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि मैं एक एहसान उतारना चाहता हूं गुड़गांव क्षेत्र की जनता का, कि मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त गुड़गांव रहे, चाहे कोई भी कार्यालय क्यों ना हो, किसी भी विभाग का ऑफिसर क्यों ना हो। और उन्होंने ये फिर पुनः दोहराया है कि भाई या तो आप अपने बदली करवा लो जो भ्रष्टाचार के पोषक हैं या जो इसमें लिप्त हैं, या फिर मैं भेजूंगा तो अपने तरीके से भेजूंगा। धीरे धीरे मैं भ्रष्टाचार मुक्त गुड़गांव के हर ऑफिस को देखना चाहता हूं और पूर्ण रूप से गुड़गांव का विकास ईमानदारी से करना चाहता हूं। इस प्रकार का बयान राव नरबीर जी का आना अनिल विज जी के बारे में सर्वविदित है कि वो जिस प्रकार के कड़े फैसले लेते हैं और उनकी एक अपनी छवि भी है। इसी प्रकार से कई विभागों के मंत्री काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो सीधा सा सरकार का ग्राफ जो लोकप्रियता का है वो पहले से ज्यादा बढ़ा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने राव नरबीर का नाम लिया, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो उनके स्टाफ के लोग हैं वे ये बात कहते हैं कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी उनसे मिलने के लिए आता है, तकरीबन आपने देखा है कि तोहफे लेके आते हैं लोग। कोई मिठाई का डब्बा लिया आया या कोई महंगा सामान लिया आया। तो उन्होंने तो यहाँ तक बैन कर रखा है कि अगर मेरे पास कोई मिलने के लिए आएगा, फूल लेके आए या गुलदस्ता लेकर आए, इसके अलावा मैं किसी का कोई तोहफा कबूल तक नहीं करूंगा। तो ये क्या ये वही पहल है उनकी? एक अच्छी पहल है। और ये पहल जो अभी हरियाणा से रेखा शर्मा जी जो राज्यसभा की सांसद चुन करके गई है निर्विरोध, उन्होंने भी इस प्रकार की अपील की थी कि मेरे पास जो मिलने के लिए आते हैं लोग वो गिफ्ट लेकर के आते हैं, और मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया कोई गिफ्ट मेरे पास उपहार के रूप में कुछ भी मेरे पास ना लेकर के आए। और इस प्रकार से जब पॉलिटिशियन इस प्रकार का कदम उठाएंगे तो कहीं न कहीं जनता के अंदर एक अच्छा संदेश जाता है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया डायलिसिस का, एक भयंकर बीमारी के रूप में आप कहो कि आम आदमी का इतना जुगाड़ नहीं होता आर्थिक रूप से कि वो पैसा का खर्च सहन कर सके। ये सुविधा हरियाणा सरकार ने डायलिसिस की जिस प्रकार से की है, और जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं कहते हैं कि घायल की गति घायल जाने, जिसको जरूरतमंद को बगैर पैसे वाले को अगर वो सुविधा मिली है और उसका जीवन बचा है तो सही व्याख्यान तो वही कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी पहल ये इन्होंने की है। जिस प्रकार से 4,500 से ज्यादा परिवारों को 100-100 गज के प्लाट भी इसी कार्यकाल के अंदर दिए गए। करीब 4,500 5,000 करोड़ का जो बजट था वो पंचायतों के खाते में 500 करोड़ के करीब पैसे, 500 करोड़ के करीब जो है वो पंचायतों के अंदर पैसा रिलीज किया गया है कि ताकि सरपंचों की जो नाराजगी थी वो दूर हो सके और सरपंचों को फिर से गले लगाने का काम नायब सिंह सैनी जी की नई सरकार ने किया है। और जिस प्रकार से सीईटी पास युवाओं को जो तोहफा दिया 9,000 रुपये माहवार देने का, पर मंथ देने का, तो ये बहुत ही मतलब युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए जिस प्रकार से उनके खाते में मुआवजे के पैसे डाले गए, 24 फसलों पर एमएसपी देने का पहला राज्य बना। 24 की 24 फसलों के ऊपर हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि हम एमएसपी दे रही है। यानी कि अगर 24 भी नहीं मान करके चलेंगे तो एक चीज तो कंफर्म मान करके आप चलो कि हरियाणा ऐसा प्रदेश आज जरूर है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी देने वाला प्रदेश है। और उसका यही कारण रहा कि जिस प्रकार से पिछले 1.5-2 महीने से किसान आंदोलन की जो सुगबुगाहट चल रही थी
कि उस किसान आंदोलन जो पहले जिस प्रकार से हरियाणा की भागीदारी होती थी, वो भागीदारी आज हरियाणा प्रदेश की उस आंदोलन के अंदर नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा कुछ है कि नायब सरकार कुछ और बेहतर कर सकती थी, जैसे विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आपको कहीं पर कोई कमी नजर आती है कि यहाँ पर और काम करने की जरूरत है सरकार देखो, को? काम तो कई होते हैं। सबसे बड़ा जो परेशान है वो कर्मचारी वर्ग था, और कर्मचारी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार अपना गुस्सा, उस गुस्से को दिखाया भी, क्योंकि जब मत पत्रों की गिनती हुई थी शुरू, तो उस गिनती के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ी हुई थी, बिल्कुल साफ तो वो हो गई थी। कर्मचारियों के वोट थे। तो कर्मचारियों की तरफ भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों की मांग एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम की जैसे है, सबसे बड़ी मांग है। तो अब एनपीएस की जगह कोई सरकार और कोई स्कीम लेकर के आई है, लेकिन सरकार, कर्मचारी भी, वो भी सरकार के हिस्सा है, वो भी इस प्रदेश के लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं है। तो थोड़ा सा सकारात्मक और लचीलापन उन कर्मचारियों के, चाहे किसी भी महकमे के क्यों ना हो, उनके प्रति भी सरकार को रखना चाहिए। और उसमें जिस प्रकार की बात आती है कि जिसने 25 साल नौकरी की है उसको इतनी पेंशन मिलेगी, जिसने 10 साल की है उसको इतनी मिलेगी, कम पीरियड रहा तो उसको कम मिलेगी, लेकिन उसका एक पैमाना हो। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको ज्यादा उम्र होने के बाद रोजगार मिलता है। ऐसे खुशनसीब तो कम ही व्यक्ति होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन जिन्होंने पूरी की और तुरंत नौकरी मिल गई। वो तो 30 साल भी नौकरी कर जाएंगे, 35 भी कर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे कि बाद में जिनको रोजगार मिला है, तो उनके हितों का भी सरकार ने ख्याल रखना चाहिए। वो भी हरियाणा प्रदेश के ही लोग हैं, सरकार का पार्ट हैं। और दूसरा, जो जिस प्रकार से सीईटी के बारे में सरकार कह रही है कि हम जल्द ही सीईटी की परीक्षा लेंगे, वो शेड्यूल अभी तक पूर्ण रूप से जारी नहीं हुआ है। एक फैसला अच्छा सरकार ने सीईटी के मामले में जरूर किया है कि पहले जिस प्रकार से 4 गुना अब जो क्लियर पास होते थे, कट लगती थी, उसके 4 गुना को मेन एग्जाम के लिए कॉल किया जाता था। अब 8 गुना का कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जरूर पास किया है, और ये भी स्वागत योग्य है, क्योंकि इसमें ज्यादा बच्चों को बैठने का एग्जाम में मौका मिलेगा। हो सकता है प्री एग्जाम में बच्चे की तैयारी अच्छी ना हुई हो और वो क्वालिफाइड तो कर गया, लेकिन 8 गुना में आने के बाद हो सकता है कि 2-3 महीने का उसको और समय मिले, वो अच्छी तैयारी करके अब प्रतिस्पर्धा के अंदर, मेरिट के अंदर आ सकता है। तो ये स्वागत योग्य जो कदम है ये सरकार का अवश्य है। और सीईटी पास युवाओं के लिए एक नीति बना करके एक फिक्स टाइम कर दिया जाए कि इतने महीने का आपको समय दिया जा रहा है, आप तैयारी कीजिए, फला महीने में आपका एग्जाम होगा। ये नहीं कि उसकी नीति ढुलमुल चलती रहे कि अभी ये तरीका, ये इस परीक्षा में फलानी एजेंसी को हमने काम नहीं दे पाए, फलानी को नहीं दे पाए। एक समय सीमा उसकी निश्चित हो, तो थोड़ा सा ध्यान उस बेरोजगार युवाओं की तरफ भी सरकार को देना चाहिए, और सुधार की तो हमेशा गुंजाइश होती ही है। डॉक्टर साहब, एक करप्शन के ऊपर सरकार लगातार जरूर कहती है, ये सरकार ने एक बड़ा कदम भी उठाया है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि काफी सारे लोग जो हैं भ्रष्टाचार से परेशान रहते हैं कि कहीं भी दफ्तर में जाते हैं तो लोग कर्मचारी के काम करने के नाम पर पैसे मांगते हैं। तो क्या सरकार का यहाँ पर रुख और कड़ा होना चाहिए? जिस प्रकार से पटवारियों के खिलाफ जिस प्रकार की सूची आई है और जो पटवारियों की लिस्ट जारी की, हालांकि वो विरोध के स्वर पटवारी संगठनों की तरफ से उसमें जरूर गूंज रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वो फेक है या असली है, वो तो हम कह नहीं सकते, उसके ऊपर हम कोई प्रतिक्रिया अपनी ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन एक चीज तो निश्चित रूप से है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से अखबारों में हम पढ़ते हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, धड़ाधड़ कहीं न कहीं उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, तो ये भी एक स्वागत योग्य फैसला है, और जनता इससे बड़ी खुश है। और जिस प्रकार से जो मंत्री भी दावा कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि भ्रष्ट अधिकारियों की सूची हम दूसरे महकमों की भी जारी करेंगे, तो ये एक अच्छी पहल मैं सरकार के मानता हूं। कि कहते हैं कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, कि अगर एक महकमे का कर्मचारी अपने अंदर सुधार लाता है, तो उसके साथ अगर दूसरे महकमे का कर्मचारी भी उसके बारे में सुनता है, तो वो भी उसके अंदर गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश, मैं मानता हूं कि एक अच्छे दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर सब जिस तरीके से लोग हर तरफ नायब सैनी की चर्चा कर रहे हैं कि नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन जब अब विभागों का बंटवारा हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि नायब सैनी का जो कैबिनेट मंत्री हैं वो बखूबी साथ दे रहे हैं? राव नरवीर हो या विपुल गोयल हो, कई ऐसे मंत्री हैं, अनिल विज हो, जो लगातार बेहतर काम करके जनता का मन जीत रहे हैं। देखो, इसमें एक तो मुख्यमंत्री की अपनी छवि अच्छी होनी चाहिए, वो छवि अच्छी है नायब सिंह सैनी जी की, और मनोहर लाल खट्टर जी की भी अच्छी थी। और दूसरा,
पार्टी जब मजबूत होती है ना, और पार्टी का संगठन मजबूत होता है और शीर्ष नेतृत्व मजबूत होता है, तो जो छोटे नेता होते हैं कहीं उनके मन में एक भय रहता है कि अगर आपने अपने विभाग के अंदर कोई गलती कर दी तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर गाज गिरेगी या तुमसे पूछा जाएगा, तो वो अपनी जवाबदेही मान करके चलते हैं। और जब ऊपर का शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है तो कई नेता अपनी मनमानी चला जाते हैं। यहाँ तो नायब सिंह सैनी जी ने सरेआम एक दिन पब्लिक मीटिंग में कहा कि भाई मेरे पास किसी अफसर का उन्होंने नाम लिया कि फलां का फोन आया था कि जी मंत्री जी का फोन आया है, वो ये किस काम की कह रहे हैं, कर दूं क्या? बोला मैंने कहा कि अंदर जाना हो तो कर ले, ना तो मंत्री से बात मैं करूंगा, गलत काम नहीं करना है। तो इस प्रकार के संदेश जो मुख्यमंत्री मंचों से देते हैं जनता के बीच में, तो कहीं न कहीं जनता को वो बात गले भी उतरती है कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है, तो गलत काम करने की कोई भी महकमे का बड़ा अफसर ही क्यों ना हो, वो हिम्मत जुटा पाने में थोड़ा सा तकलीफ उसको जरूर महसूस होती है। तो चलिए दोस्तों, आज बीजेपी सरकार के जो तीसरी बार सरकार बनी है उसके 100 दिन पूरे हो गए हैं और आज उसका लेखा जोखा भी पेश किया गया। सरकार ने कई बड़े और कई अहम फैसले इन 100 दिनों में लिए हैं। ये फैसले, कई फैसले ऐसे थे जो पिछले कई वर्षों से लंबित थे, जिनकी जनता मांग उठा रही थी, लेकिन उन फैसलों पर अंतिम मोहर नहीं लगी थी, जिस पर अब 100 दिनों के अंदर ही सरकार ने मुहर लगा दी है। हालांकि कुछ काम अभी बाकी हैं, विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, लेकिन समय लंबा है, तमाम काम पूरे होंगे। कि जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए रेड्डी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।